तो क्या होता है आपके पास F डॉट आर। और ध्यान से देखना, देखो फोर्स अगर वेरिएबल है तो इस स्थिति में अपन वर्क डन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला या ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए वर्क के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूं। वर्क है सबसे पहले एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जूल लिख सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो होती है अर्ग। और 1 जूल इक्वल होता है 10⁷ अर्ग। ये यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको बता भी चुका हूं। चलो इसके बाद में इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है, कोई भी पार्टिकल, इस पार्टिकल पे जो फोर्स है वो आपको दे रखा है 2x। और इस पार्टिकल को स्टूडेंट्स x = 0 से x = 2 मीटर तक डिस्प्लेस करना है। तो आपको जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपका जो फोर्स है वो भी चेंज होगा। और फोर्स के x के चेंज होने से अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो इस कारण से अपन बोल देंगे फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और वेरिएबल फोर्स इसके लिए वर्क डन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, W = क्या होता है F dx फ्रॉम x1 to x2। और F कितना हो जाएगा आपके पास 2x dx 0 से लेकर के 2 तक। अब यहां पे देखिएगा, देखो 2 का 2 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, x²/2। तो ये आपके पास x², लिमिट अपन पुट कर देंगे 0 से लेकर के 2 तक। 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, x² और x की जगह अगर अपन 2 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो 4 - 0 = आपके पास आ जाएगा 4 जूल। तो ये आपका वर्क डन आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा कि आपके पास कोई भी एक सरफेस है, रफ सरफेस है, और इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना दे रखा है आपको, 0.2 दे रखा है। इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो मास है वो देगा आपके पास में 10 kg। और इस पर आपने इस प्रकार से इधर की तरफ एक फोर्स लगा रखा है और ये फोर्स हो जाएगा आपके पास मान के चलेगा 14 न्यूटन का फोर्स हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो 14 न्यूटन का फोर्स अपन ने यहां पे लगाया है। अब अपने को कैलकुलेट करना है कैलकुलेट वर्क डन फॉर 2 सेकेंड्स। सबसे पहले तो वर्क डन किसका निकालना है स्टूडेंट्स, आपको mg का वर्क डन निकालना है। सेकेंड आपको वर्क डन किसका निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। और थर्ड आपको वर्क डन किसका निकालना है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का। और फोर्थ आपको यहां पे वर्क डन किसका निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स F का निकालना है। तो यहां पे इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं और इस पे लगने वाले सारे सारे फोर्सेज है वो अपन शो कर देते हैं। ये 10 kg तो इस पे नीचे की तरफ लग जाएगा, इसका mg। तो mg कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 100 न्यूटन हो जाएगा। और इसी प्रकार से इस पे ऊपर की तरफ अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शो कर देंगे, ये आपके पास n हो गया। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज है वो इक्विलिब्रियम है, तो n की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे n = कितना देगा, 100। अब इस पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन फोर्स अपन निकाल देंगे, ये आपके पास आ जाएगा μ × n। तो म्यू कितना देगा आपके पास है 0.2, तो n कितना देगा आपके पास 100। तो ये अपने पास में कितना देगा स्टूडेंट्स, 20 न्यूटन आ जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास जो n है वो अपने पास आ चुका है और जो फ्रिक्शन है वो अपने पास आ चुका है, ठीक है ना। और
एम जो वेट फोर्स है इसकी वैल्यू अपने को मालूम है ही, जो वेट फोर्स है वो अपने पास में कितना देगा 100 न्यूटन, ये चीज हो गई भी। अब इसके बाद में देखिएगा, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं वर्क डन किसका, mg का। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पर अपने पास में जो mg है वो तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपके पास में जो फ्रिक्शन है वो कितना है 20, और बाहर से आपने कितना फोर्स इस पे लगा रखा है स्टूडेंट्स 40, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस कारण से ऑब्वियसली ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है ना। और मूव करेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी आएगा। तो चलो अपन इधर की तरफ एक बार सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ 40, ये सपोर्टिंग फोर्स, माइनस पीछे की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, इसको अपन बोलेंगे अपोजिंग फोर्स, तो इसको अपन बोलेंगे 40 माइनस क्या देगा आपके पास में 20, ठीक है ना, अपॉन कितना देगा आपके पास में 10, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थोड़ी देर बाद में यहां पर अपने को डिस्प्लेसमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो कैलकुलेट वर्क डन फॉर 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकंड में इस पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो अपन निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा एस इक्वल टू हाफ एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा आपके पास है 2, और टाइम कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 4, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब अपने को यहाँ पे mg का वर्क डन निकालना है, तो mg है वो तो किधर की तरफ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से mg का वर्क डन कितना देगा आपके पास में 0। बात समझ में आई क्या बताया मैंने, कि जो वर्क डन बाई mg अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो mg है वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस कारण से दोनों के बीच का एंगल 90, तो वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में 0। इसके बाद में सेकंड की अपन बात करते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो यहां पर भी आपके पास एंगल 90, इस कारण से वर्क डन कितना हो जाएगा 0 देगा। तो इन दोनों के लिए थीटा इक्वल टू कितना देगा 90, ये बात होगी भी। इसके बाद में थर्ड आपके पास हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो निकालते हैं चलो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन। अपन जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है आपके पास एफ आर कोस थीटा, तो यहां पर आपके पास F कितना देगा बताओ, फ्रिक्शन का फोर्स कितना देगा 20, R क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन ने कितना कैलकुलेट करके वहां पे 4 इंटू कोस थीटा। अब ध्यान से देखना, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो इधर की तरफ हो जाएगा, और इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, और cos 180 की वैल्यू अपन कितनी जानते हैं -1 होती है, तो इसको अपन बोल देंगे -1। तो ये आपके पास में वर्क डन कितना हो जाएगा देखो -80। और इसी प्रकार से जो फोर्थ है वर्क डन बाई एफ, तो ये अपने पास में क्या देगा एफ आर कोस थीटा, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना देगा आपके पास में 40, डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास में 4। अब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ आ रहा है, तो यहां पे एफ और एस इन दोनों के बीच का एंगल कितना देगा 0, और अपन जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1 होती है, तो ये आपके पास में कितना देगा 1, तो इसको अपन बोलेंगे 160, ये चीज होगी। और सारे के सारे फोर्सेज का अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है, तो नेट वर्क डन कितना देगा 160 -80 +0 +0 इक्वल टू कितना देगा आपके पास में 80 जूल, ये बात होगी। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इस पे सारे के सारे फोर्सेज है, ऑल फोर्सेज का आपको नेट वर्क डन निकालना है, तो नेट वर्क डन आपके पास में कितना देगा यहाँ पे 80 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस अपन और देखते हैं।
देखिएगा, देखो एक क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से यूं है कि कोई भी अपने पास इस प्रकार से ब्लॉक है, इसका मास कितना है 10 kg, और इसको अपन ने कोई स्ट्रिंग से इस प्रकार से पकड़ रखा है और अपन इसको इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना देगा आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। इनिशियली इसको अपन रेस्ट मान लेते हैं, तो अपन बोल देते हैं u इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। अब देखिएगा, आपको पूछा जा रहा है वर्क डन फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स। सबसे पहले आपको वर्क डन किसका निकालना है, वर्क डन बाई mg, और सेकेंड आपको निकालना है वर्क डन बाई टेंशन फोर्स। ये आपको कैलकुलेट करना है अभी। तो ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको क्या बताया, आपके पास 10 kg का एक ब्लॉक है, और यहां पे जो ब्लॉक है ना, इसको आप किसी स्ट्रिंग की हेल्प से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेरेशन से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इनिशियली इसको अपन रेस्ट मानते हैं, तो आपको वर्क डन बाई mg एंड वर्क डन बाई टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका चलो एफबीडी बनाते हैं। तो इस पे नीचे की तरफ कितना हो जाएगा mg, और mg कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 10 इंटू जी 100 हो जाएगा। ऊपर की तरफ अपन क्या लगा देंगे, इसके अंदर टेंशन लगा देंगे। तो देखिएगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स कितना देगा आपके पास में 100, ये नेट फोर्स हो गया। इसको अपन एम ए के बराबर कर देंगे, तो एम ए कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20। यहां से आपके पास टेंशन कितना हो जाएगा 120 न्यूटन। ये आपने टेंशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद इसका एक्सलेरेशन दे रखा है, तो क्या अपन यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या, यस। तो एस इक्वल टू कितना देगा हाफ, ए कितना देगा 2, और यहाँ पे जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी देर की है 4 सेकेंड। तो 4 का अपन स्क्वायर कर देंगे, कितना देगा आपके पास है 16। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 कैंसिल आउट देगा 16 मीटर। ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। तो ध्यान से देखना, देखो एक तो अपन ने टेंशन निकालना कल एनएलएम वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना, सॉरी उससे पहले वाले लेक्चर में। वो कौन सा था अपना लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको जो टेंशन है वो निकालनी सिखाई थी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट है वो अपन 1D में निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन निकालते हैं फर्स्ट वर्क डन बाई mg। तो mg फोर्स कितना देगा 100, डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास है 16। अब ध्यान से देखना, देखो mg है वो तो लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना देगा 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो इसको अपन बोलेंगे इंटू -1। तो ये आपके पास में कितना देगा माइनस का 1600 जूल। इसी प्रकार से सेकेंड वर्क डन बाई टेंशन, तो टेंशन का फोर्स कितना देगा आपके पास 120, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहा आपके पास में 16। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल कितना देगा 0 देगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है ना। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1 होती है। तो ये आपके पास कितना देगा, देखो कैलकुलेशन सही हुई है क्या, बिल्कुल ठीक है ना, ओके। और अगर आपको यहां पे पूछा जाए नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन कितना देगा, टेंशन का वर्क डन कितना देगा 1920 माइनस कितना देगा आपके पास 1600, तो ये आपके पास हो जाएगा 320। ये आपके पास नेट वर्क डन आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसी प्रकार से चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ये F है, ये X है, ये मीटर में, ये न्यूटन में,
यहाँ पे 0, 5, 10, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 20। आपको क्या करना है, अभी इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे F और X के बीच में ग्राफ आपको गिवन है ना, तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है एरिया, और एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, हाफ बेस कितना हो जाएगा आपके पास है 10, और हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास में 20। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 जूल। ये आपका वर्क डन आ गया, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो काफी क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मैं आपको बता देता हूँ किसी भी क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग आ जाए तो वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में कोई भी एक स्प्रिंग है, और कोई भी जो स्प्रिंग है इसका एक कांस्टेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैसे, और ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू क्या है 0 है, इसको मैं बोल देता हूँ NL। NL बोले तो नेचुरल लेंथ, यानी ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है। यानी इस स्थिति में जो स्प्रिंग है वो न तो कंप्रेस्ड है और नहीं एक्सपेंडेड है, ठीक है ना, अपनी एक्चुअल लेंथ में। अब देखिएगा, अगर इस स्प्रिंग को मैं यहां से पकड़ करके इस प्रकार से मैं यूं खींचता हूं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली मैंने मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर की तरफ लगाया है, और जैसे जैसे इसको मैं खींचता हूं इधर की तरफ, तो वैसे वैसे इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स इसकी डायरेक्शन है वो x के अपोजिट होती है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो यूं आ रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर यू जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। और ध्यान से देखना, देखो अगर इसको मैं इस प्रकार से यूं कंप्रेस करता हूं, तो मैंने कंप्रेस किया तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, और इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ आ रहा है, तो मैंने फोर्स इधर की तरफ अप्लाई किया, और इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या करता है, इसके कंप्रेशन का अपोज करता है, ठीक है ना। कंप्रेशन का अपोज करेगा ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ जनरेट हो जाएगा, इसको अपन क्या बोल देंगे kx बोल देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इन कंप्रेशन और इलोंगेशन। तो मैं लिख देता हूं वर्क डन बाई स्प्रिंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे जो स्प्रिंग का फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे अपन एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका जो फोर्स है वो वेरिएबल क्वांटिटी बन जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, फोर्स ऑफ स्प्रिंग इंटू क्या देगा आपके पास है dx इंटू क्या देगा आपके पास है cos थीटा, और इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, 0 से लेकर के x तक। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग का फोर्स है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में kx हो जाएगा। तो स्प्रिंग इधर फोर्स आ गया kx, और इसके बाद में इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है dx। अब अपन बात करते हैं cos थीटा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगता है, और मैं इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगता है। यानी स्प्रिंग फोर्स होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 लगा देंगे, तो ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के 1 तक। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि एंगल है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 हो जाएगा, ठीक है ना, और 180 डिग्री का एंगल होता है, तो cos 180 कितना होता है -1 होता है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा वर्क डन बाई स्प्रिंग, तो कितना हो जाएगा माइनस का के, और इसके बाद x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो x²/2। तो ये बात हो गई भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर अपन बात करते हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इसका वर्क डन क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है। अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर अगर अपने को स्प्रिंग का वर्क डन लिखना है तो वो अपन हमेशा क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है ना। अगर स्प्रिंग को अपन चाहे कंप्रेस करें चाहे अपन क्या करें इसको एक्सपेंड करें, दोनों केसेस में स्प्रिंग का वर्क डन है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक चीज अपन इसके अंदर और डिस्कस करते हैं, मैं लिखता हूं वर्क डन बाई
एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। तो मैंने लिखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। तो ध्यान से देखना, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या देगा बताओ, एफ एक्सटर्नल dx cos थीटा 0 to x लिख देते हैं। अब यहां पे आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली kx के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम कितना होना चाहिए, kx के बराबर होना चाहिए। तो इसको अपन लिख देंगे kx और इसके बाद dx, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन होते हैं। तो cos 0 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो 1, इसके बाद 0 से लेकर के x तक। तो यहां से आपके पास हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर अपन किसी भी स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं, चाहे इसको अपन कंप्रेस करते हैं, अपना जो वर्क डन होता है वो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और स्प्रिंग का खुद का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये चीज होगी। और वैसे अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप तो ये देख लेना कि फोर्स किधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, ठीक है ना। चलो एक चीज मेरे को बताना आप, जैसे मान के इसलिए ये आपके पास में कोई भी एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है ना, ये कोई ब्लॉक है, इसका मास कितना हो जाएगा m, और स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है, यानी यहाँ पे आपके पास x बराबर 0 है, यानी इस स्प्रिंग को मैंने एक्सपेंड करके और यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, रिलीज करता हूँ, u इक्वल टू 0 से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से मैं इसको रिलीज करता हूँ। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो एक बात तो स्प्रिंग फोर्स है, इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बताओ मेरे को, सोचो देखिए एक बार आप, कुछ आया दिमाग में? देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर अपन इसको एक्सपेंड करके, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग इसके अंदर एक खिंचाव उत्पन्न हो रखा है, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है ये इधर की तरफ हो जाएगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऑब्वियसली इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की अगर अपन बात करते हैं, तब तो स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर की तरफ यूं खींच रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी यूं आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, इस कारण से वर्क डन क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक तो स्प्रिंग का वर्क डन है वो क्या देगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर इसको आपने यहां पे रिलीज किया है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचते पहुंचते ये जो ब्लॉक है इसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो ये ब्लॉक यहां पे रुकेगा नहीं, ये कुछ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान से देखना देखिए, स्प्रिंग को फिर से क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। तो अब यहां से लेकर के यहां तक अगर अपन बात करते हैं, तो स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, चलो देखते हैं अपन। जैसे इसके अंदर कंप्रेशन स्टार्ट होगा, तो स्प्रिंग इस पे वापस पीछे की तरफ फोर्स लगाने लग जाएगी, तो फोर्स तो उधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, इस कारण से वर्क डन है वो क्या देगा, स्प्रिंग का वर्क डन क्या देगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, ये बात है। तो क्या समझ में आया आपके कि कोई भी स्प्रिंग अगर एक्सपेंडेड है या कंप्रेस्ड है, अगर वो अपनी नेचुरल लेंथ में आती है तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और अगर नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन में या कंप्रेशन में जाती है, तो इस स्थिति में स्प्रिंग का वर्क डन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो चलिए इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे मगर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। जैसे स्प्रिंग वाला कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब कब अपन स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव लें, कब अपन स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव लें, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी भी बता देता हूं, आप तो कुछ भी मत करो, आप तो ये देख लो कि स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो भी इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, अगर इसको दबाओगे तो भी इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इस स्थिति में वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है
तो इस स्थिति में आपका जो वर्क डन है वो कितना देगा स्टूडेंट्स, 0 देगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है भाई। ओके, चलिए इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब ये डेफिनेशन तो हर कोई जानता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क करने की कैपेसिटी। यानी किसी भी सिस्टम के पास में अगर एनर्जी है तो वो वर्क डन कर सकता है। अब जैसे मैं वर्क डन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास में एनर्जी है, ठीक है ना। तो मेरी एनर्जी को मैं किस प्रकार से डिफाइन करूंगा? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि किसी के पास में अगर एनर्जी है तो वो क्या कर सकता है? वर्क डन कर सकता है भाई, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। अब ध्यान से देखना, देखो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क डन की तरह, और इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल या अर्ग होती है। और 1 जूल इक्वल टू कितना था? 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है ना। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिएगा कौन कौन सी एनर्जी अपन डिस्कस करते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन। कोई भी जैसे मान के चलिएगा आपके पास में पार्टिकल है, इसका मास कितना m है और इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका जो लीनियर मोमेंटम है आपको पता होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था कब? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकंड के अंदर आपको बताया था। तो p इक्वल टू कितना था आपके पास? mv होता है। तो क्यों ना अपन इसको ऐसे लिख दें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ऊपर नीचे m बाई m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास? m स्क्वायर v स्क्वायर, तो mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। mv को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? p लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या देगा आपके पास? p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से आपके पास p स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा? 2m इंटू के। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास है? रूट ऑफ 2m इंटू के बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपन देखते हैं, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी की क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हाफ m, ये आपके पास हो जाएगा v वेक्टर डॉट है v वेक्टर, ठीक है ना। ये चीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा और हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। काइनेटिक एनर्जी के बाद में अपन डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इसका भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक तो स्प्रिंग, एक पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीजें अगर अपने समझ में आ जाती है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम वो किस प्रकार से अपन अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आपने अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया तो आपके 1D के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हेल्पफुल थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो अपन जस्ट इसके बाद में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे भी, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर के एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ सिस्टम। कोई भी जैसे सिस्टम है उसका किस प्रकार का ओरिएंटेशन है, उसको अपने किस प्रकार से उसको अपने अरेंज करके
उसकी वजह से उसके पास में जो एनर्जी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी आते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं कि मान के चलिएगा कोई बॉल है, एक तो अपन ने जो बॉल है वो यहां पे रख रखी है और एक अपन ने जो बॉल है वो यहां पे रख रखी है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है U1 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगी। दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली U1 लेस देन क्या देगा आपके पास U2 देगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट है वो ज्यादा है। इसी प्रकार से देखिएगा, देखो मान के चलिएगा एक ही लेवल पे एक ऑब्जेक्ट को रखना है, इसको मैंने यूं रख दिया और इसको मैंने इस प्रकार से यूं रख दिया, तो यहां पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास तो ग्राउंड से कम हाइट पे और इसका सेंटर ऑफ मास है ग्राउंड से ज्यादा हाइट पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1, इसकी कितनी हो जाएगी U2। तो यहाँ पे U1 से U2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बड़ा हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ये तो, और ये हो जाएगी ड्यू टू ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज होगी। अब देखिएगा क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले चलो मेरे को एक बात दिएगा, मैंने आपको बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो इसके पास में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? इस पे एक बार अपन विचार करते हैं, तो यहीं से अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी वो अपने समझ में आना स्टार्ट होगी। बताइए इसके पास में ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? देखिएगा यहां पे इस पे ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, इस mg के अगेंस्ट इसको यहां से पकड़ करके मैंने ऊपर की तरफ उठाया है और इसको ऊपर उठाने के लिए मैंने कुछ वर्कडन किया है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने mg के अगेंस्ट, mg के विरुद्ध जो वर्कडन किया है वो वर्कडन ही इस सिस्टम के पास में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो अपन लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज इज कन्वर्टेड into potential energy of a system। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, देखिएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा? जो मैं लगा रहा हूं, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये सारे सारे कंजर्वेटिव फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा अपन जैसे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कई सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहले स्प्रिंग की बात करते हैं। तो कोई भी जैसे आपके पास स्प्रिंग है, ये आपकी जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में है और यहां पे जो स्प्रिंग है ना इसको मैंने इस प्रकार से एक्सपेंड कर दिया है। यहां पे जो स्प्रिंग है इसको मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से कंप्रेस कर दिया है। इसको डिस्प्लेसमेंट x और इसका डिस्प्लेसमेंट भी x। तो यहां पे स्प्रिंग के पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? U इक्वल्स टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है ना। और यहां पे जो k है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर होती है। ओके, इसके बाद में देखिएगा एक चीज अपन और देख सकते हैं, यहां पे u इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आपको बोल दिया जाए कि x है वो सेम या कांस्टेंट है, तो इस स्थिति में u या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? w प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास है? k। और इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं u इक्वल्स टू हाफ k एक्स स्क्वायर
के बाई के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2k, और के एक्स इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ, तो ये आपके पास हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k। कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि एफ है वो सेम है, तो एफ अगर सेम हो जाएगा तो यू या डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है ना। नीट का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि दो स्प्रिंग्स है, उन दोनों को अपन सेम डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यानी या तो दोनों को अपन बराबर एक्सपेंड करते हैं और या दोनों को अपन बराबर कंप्रेस करते हैं, तो किसके लिए वर्क डन ज्यादा होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके लिए वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। और एक ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं कि अगर दोनों स्प्रिंग्स को अपन सेम फोर्स से खींचते हैं, यानी सेम फोर्स से या तो अपन कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, फोर्स सेम है, तो किस स्थिति में आपको वर्क डन ज्यादा मिलेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा ना स्टूडेंट्स, उस स्प्रिंग के लिए आपको जो वर्क डन है वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा अपन ने पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो मैंने आपको समझा दी, और फिर उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं, एंड आफ्टर दैट आपके पास जो स्प्रिंग सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की कई सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और मैं आपको अभी भी बोल देता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग आ गई तो वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होता है, ठीक है ना। ये फेवरेट टॉपिक होता है, जो भी एग्जामिनर होता है, जो भी क्वेश्चन बनाने वाला होता है, उसका ये फेवरेट टॉपिक होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा कुछ और पोटेंशियल एनर्जी अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं। एक तो होती है आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर अपन दो बातें डिस्कस करते हैं। एक तो आपके पास है ये m1, ये m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, r। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कितना होता है, माइनस का g m1 m2 अपॉन r। और यहां पे ध्यान से देखना, देखो r इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन कितनी कंसीडर करते हैं, 0। यानी आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहां पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट पे हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा रेफरेंस। इसी प्रकार से देखिएगा, ये मान के चलेगा अर्थ सरफेस है, इसको अपन बोल देंगे अर्थ सरफेस। और जो अर्थ सरफेस है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी U टू अपन कितने लेते हैं, 0 लेते हैं। अब यहां पे m मास की कोई भी बॉडी है, h हाइट पे रखी हुई है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U टू कितनी होती है, mgh होती है। और ये तो आपको मालूम होगा, अपन तो यही जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही जानते हैं कि U टू क्या होता है, mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। बट उसके साथ ये भी बताना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी mgh कब होती है। और इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ, हाइट है वो बहुत कम होनी चाहिए अर्थ की रेडियस से, ठीक है ना। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये बातें आपको बताई जाएगी। तो अर्थ सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको अपन 0 कंसीडर करें, तो अर्थ सरफेस से h हाइट पे किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, mgh होती है। और दिस फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस, ठीक है ना। और इसी प्रकार से एक चीज अपन और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई Q1 चार्ज है, ये आपके पास में Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो U इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखिएगा r इक्वल टू इनफाइनाइट पे U इक्वल टू अपन 0 मानते हैं, यानी यहाँ पे आपका जो रेफरेंस है फिर से क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। और इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास में क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर अपन स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं तो भी अपने को स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है, और यदि अपन स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो भी अपने को स्प्रिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है। कब कब लागू होते हैं मैंने आपको बता रखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अपन वर्क डन अब वो पढ़ चुके हैं,
उसके बाद में एनर्जी अपन ने पढ़ ली, एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी अपन ने पढ़ ली है, पोटेंशियल एनर्जी अपन ने पढ़ ली है, और इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बात सुना भी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज का मतलब क्या हुआ? सारे सारे जितने भी फोर्सेज हो सकते हैं। कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं? ये हो सकता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और प्लस क्या हो सकता है? वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास है? डेल्टा के, और डेल्टा के को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? के फाइनल माइनस क्या देगा आपके पास है? के इनिशियल। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा। ठीक है ना? यानी जितने सारे फोर्सेज हो सकते हैं, कोई भी टाइप का फोर्स, सबका जो नेटवर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। ओके, इसके बाद में देखते हैं अपन। देखो मतलब अपन ये लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के। ये आपके पास में वर्क एनर्जी थ्योरम आ चुकी है। और स्टूडेंट्स ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन वर्क डन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1D के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो अपन इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो मैं कुछ इजी एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ आसान क्वेश्चंस लेता हूं, और उन क्वेश्चन से आपको जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो अप्लाई करना आएगा, वो सीखने में आपको हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो ये ग्राउंड है, ये कोई बॉल है, मास इसका m मान लो, u इक्वल टू 0 से h हाइट से इसको अपन रिलीज करते हैं। तो जब ये ग्राउंड से टकराती है तो टकराते टाइम इसकी जो स्पीड है ना वो क्या हो जाएगी? अब आप बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो? सीधा सा फॉर्मूला था v इक्वल टू कितना था? √2gh। बट ये अपन वर्क एनर्जी थ्योरम है, इससे अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट्स, इस पे लगने वाले सारे फोर्स अपने को देखते हैं। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहला फोर्स तो इस पे लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, सॉरी इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, सिंगल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इस प्रकार से mg। क्या इसके अलावा इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर है, हवा का जो रेजिस्टेंस है, उसको अपन कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उसको अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे वर्क डन बाई mg इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास है? mg। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? h। mg और h यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये जो वर्क डन आपके पास में क्या बन जाएगा? पॉजिटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? के फाइनल माइनस क्या होता है? के इनिशियल। तो यहाँ पर के फाइनल कितना हो जाएगा बताओ? हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस के इनिशियल कितना हो जाएगा आपके पास में? 0, क्योंकि u कितना आपके पास में? 0 है। अब ध्यान से देखना, देखो m से अपन m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2gh। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में? √2gh। ठीक है ना? ये बात हो गई। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था जिसकी हेल्प से अपन ने जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको अप्लाई करना सीखा है। ओके, इसके बाद में आगे देखते हैं। देखो चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ग्राउंड है, ठीक है ना? ये अर्थ सरफेस है, यहां पे कोई भी बॉल है, मास इसका वही m मान लो, इसको u हाइट u वेलोसिटी से रिलीज करते हैं, मतलब u इक्वल टू 0, इनिशियली रेस्ट में ये h हाइट से इसको अपन यहां से रिलीज करते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी,
और फिर उसके बाद ये क्या करेगी, इस अर्थ सरफेस के अंदर घुसेगी और कुछ पेनिट्रेट करेगी और पेनिट्रेट करके यहां तक धंस करके ये रुक जाएगी। और कितना धंसती है ये, एक्स धंसती है। तो आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि आपको जो यहाँ पे मिट्टी है ना, इस मिट्टी का जो रेजिस्टिव फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू सॉइल, ये आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन अच्छा बन चुका है ये। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहां तक पेनिट्रेट करती है ये, तो यहां पे ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आकर के स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। देखिएगा, सबसे पहले यहां से गिरना स्टार्ट होती है। अब यहां से लेकर के mg तो इस पर थ्रू आउट द मोशन लगता है, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसके जो कंप्लीट मोशन है इसमें mg फोर्स तो स्टूडेंट्स लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं एक तो mg लग जाएगा, वर्क डन बाई mg, प्लस एक हो जाएगा आपके पास वर्क डन बाई, इसको अपन बोल सकते हैं रेजिस्टिव फोर्स बोल सकते हैं। रेजिस्टिव फोर्स तो इसको अपन बोल देंगे F लिख देंगे। इसके अलावा मेरे को कोई फोर्स यहाँ पे लगता हुआ नहीं दिख रहा है। एक तो mg फोर्स हो जाएगा और एक आपके पास सॉइल का रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं के फाइनल माइनस क्या देगा आपके पास है, के इनिशियल। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, mg है उसकी डायरेक्शन तो हो जाएगी नीचे की तरफ, तो फोर्स हो जाएगा आपके पास mg। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक h और ये x, तो इसको अपन बोल सकते हैं h प्लस x, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास mg इंटू h प्लस x हो गया। अब एक बात, तो इसका साइन है यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाओगे या नेगेटिव लगाओगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि mg भी नीचे की तरफ है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, इस कारण से प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक तो सोइल है नहीं, तो सोइल का जो रेजिस्टिव फोर्स है वो यहां से यहां तक x डिस्टेंस में ही लगता है, ठीक है ना। तो और जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेगी तो रेजिस्टिव फोर्स है वो किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो फोर्स कितना देगा, मान के चलेगा F, और डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास है x, और वर्क डन प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से माइनस Fx को उधर की तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास Fx इक्वल टू क्या देगा स्टूडेंट्स, mg इंटू एच प्लस एक्स। तो यहाँ से आपके पास F इक्वल टू क्या देगा, mg, और इसके बाद में x बाई एक्स कितना देगा, 1, प्लस क्या देगा आपके पास h बाई एक्स। ये आपके पास रेजिस्टिव फोर्स आ चुका है, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, जो कि कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी क्या होती है, और इसके पर अपन ने 2 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं इसके अंदर। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कोई सीलिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक का मास आपके पास m हो देगा, ये x बराबर 0 यानी नेचुरल लेंथ है, और इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी u इक्वल टू कितने देगी आपके पास है 0। यहां से अपन इसको रिलीज किया है, तो आपको पता है कि जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg लगेगा, और इस mg की वजह से इसके अंदर एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा, ये स्प्रिंग ऑफ फैलने लग जाएगी। और ध्यान से देखना, देखो जैसे ही ये ब्लॉक यहां तक पहुंचेगा तो वैसे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इसके अंदर जो एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये इसके अंदर मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाएगा xm। तो ये आपको जो xm है वही कैलकुलेट करना है,
मतलब ये हुआ कि जैसे अपन इसको यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये ब्लॉक है वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है, और नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एक पोजीशन ऐसी आती है जिसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर जो मैक्सिमम कितना एक्सपेंशन आ रहा है वो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पे। एक तो लग रहा है इस पे स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और एक ब्लॉक पे लग रहा है mg फोर्स। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इक्वल टू देगा आपके पास है के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब ध्यान से देखना, देखो जैसे ही ये ब्लॉक है इसको आप रिलीज करोगे तो ब्लॉक रिलीज करते ही ये ब्लॉक नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट कर देगा, और नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा तो इस पे स्प्रिंग फोर्स है ऊपर की तरफ लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो स्प्रिंग फोर्स का वो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझा चुका हूं। ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा -12 के XM स्क्वायर। इसके बाद में mg इस पे लग रहा है नीचे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा XM। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन आपके पास में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे mg XM इक्वल टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो इसको अपन बोलेंगे 0 - 0। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा mg XM इक्वल टू 12 के XM स्क्वायर, और यहां से एक XM से XM को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2mg/k। ये बात हो गई भी। तो ये भी आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में चलो अपन और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं, ये अपने पास में कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, और यहां पे कोई छोटा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा m, और यहां पे स्टूडेंट्स किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0, और यहां से लेकर के यहां तक ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास l हो जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ आपको l दे रखी है। ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर आप फ्रिक्शन कंसीडर कर लेते हैं, मान के चलेगा मैंने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे दिया, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो नीट की अप्रोच से थोड़ा बाहर चला जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है ना। इसलिए अपन यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। बाकी कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो अपने को एक फोर्स और ऐड करना है बस, वर्क एनर्जी थ्योरम तो वही रहनी है। तो देखिएगा आपको क्या करना है, अब ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग के अंदर आपको जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो बताना है स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। mg फोर्स लगेगा, यहां पर पहुंचने के बाद में स्प्रिंग का फोर्स भी लगेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको अपन बोलेंगे के फाइनल माइनस क्या हो जाएगा के इनिशियल। यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 गिवन है। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पे तो फोर्स लग जाएगा कितना mg। ठीक है ना। ये mg लग गया, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो जाएगा, तो इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg sin थीटा। ऑब्वियसली इसको नीचे की तरफ कौन चला रहा है, mg sin थीटा चला रहा है, तो mg का अपन कंपोनेंट ले लेंगे यहाँ पे mg sin थीटा। ठीक है ना। ये तो फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहां से यहां तक l, और इसको फर्दर ये x और कंप्रेस कर देता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास l प्लस x। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा प्लस, क्योंकि mg sin थीटा भी नीचे की तरफ लग रहा है,
और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसका नीचे की तरफ है। इस कारण से इसका साइन कैसा देगा स्टूडेंट्स, प्लस आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग का वर्क डन यहां से लेकर के यहां तक तो स्प्रिंग है नहीं, स्प्रिंग यहां पे आई है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। वो प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ, सोचो, प्लस होगा कि माइनस होगा, मैं बताता हूं। देखो फिर से बता देता हूं, अगर स्प्रिंग को अपन कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग का फोर्स तो ऊपर लगेगा ना, तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या देगा आपके पास, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 0। फाइनली ये रेस्ट में देगा, तो फाइनल भी 0, इनिशियल भी कितना देगा आपके पास में, 0 देगा। इसके बाद इसको अपन इधर की तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में स्टूडेंट्स, देखिएगा mg साइन थीटा इंटू क्या देगा l प्लस एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर की तरफ तो क्या देगा आपके पास में, के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बाद में ये इधर की तरफ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का mg साइन थीटा 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस 2 mg साइन थीटा इंटू एक्स, और फिर उसके बाद में माइनस का 2 mg साइन थीटा इंटू क्या देगा आपके पास l इक्वल टू क्या देगा 0। एक बार इसको चेक कर लो दोबारा से, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 mg साइन थीटा इंटू एक्स माइनस 2 mg साइन थीटा इंटू l, बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखना, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करवाते हैं। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास में, माइनस 2 mg साइन थीटा, तो माइनस का 2 mg साइन थीटा, और यहां पर आपके पास में जो c की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बताओ, माइनस 2 mg साइन थीटा इंटू क्या देगा आपके पास l हो जाएगा। और ध्यान से देखना, देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर अपन वैल्यू फुट करके a b c इन सब की वैल्यू फुट करके जो आपके पास x है उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चले देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस और अपन डिस्कस करते हैं। देखो एक आपके पास में क्वेश्चन ऐसे है, ये कोई वर्टिकल लाइन है, ये एम मास का ब्लॉक है, u इक्वल टू 0 है, और इसको अपन यहां से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से छोड़ते हैं, ये इस पाथ को फॉलो करता है, और जब ये वर्टिकल पोजीशन में पहुंचता है तो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी। तो चलो देखते हैं इसको अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखिएगा, एक तो इस पे फोर्स यहां पे लग रहा है नीचे की तरफ mg, और एक यहां पे इसके अंदर आ रहा है टेंशन फोर्स T, और ये इस प्रकार से इधर की तरफ इस पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे, देखो ध्यान से, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई T इक्वल टू क्या देगा आपके पास है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू K फाइनल माइनस क्या देगा, K इनिशियल हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास L हो गया, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, L cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये L/2 हो गया। ये अगर L है तो ये भी L हो गया, इसमें से L/2 को माइनस कर देंगे तो ये भी आपके पास में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, L/2 देगा। तो mg है वो किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg। अब एक्चुअली ये जो ब्लॉक है ये तो यहां से लेके यहां तक आ रहा है, बट mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना,
तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, ये इस प्रकार से यहां तक आया, तो ये तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास में कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। और इसका वर्क डन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस, क्योंकि mg भी नीचे की तरफ है और L/2 डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे इसको अपन लिख देंगे प्लस। इसके बाद में बात करते हैं टेंशन की बात करते हैं। तो देखिएगा टेंशन तो लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में और जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और टेंशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 देगा, इक्वल टू हाफ के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, के इनिशियल कितना हो जाएगा आपके पास है 0। तो यहाँ से 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में v इक्वल टू कितना देगा, √g इंटू एल, ये चीज होगी। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम पे अपन एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। ये आपके पास इस प्रकार से कोई भी इंक्लाइन प्लेन है और इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा। इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका जो फर्स्ट हाफ है वो क्या हो जाएगा x, और सेकंड हाफ है उसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ है वो तो कैसा हो जाएगा, स्मूथ, और जो सेकंड हाफ है वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, रफ। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m मान लो, इसको u इक्वल टू 0 से आपने रिलीज किया है, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पार्ट है वो तो स्मूथ है, तो यहां से लेके यहां तक तो ये स्पीड अप होगा, और उसके बाद में इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका रिटार्डेशन करेगा, और अल्टीमेटली यहां तक पहुंचते पहुंचते ये वापस क्या देगा, रेस्ट में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पे अपन बोलेंगे v इक्वल टू क्या देगा, 0। तो चलो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको सोल्व करते हैं। और अपने को पूछा जा रहा है जो इसका रफ का जो म्यू है वो म्यू क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे। एक तो इस ब्लॉक पे लग रहा है mg, और एक इस पे लग रहा है, ध्यान से देखना, देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो mg तो थ्रू आउट द मोशन लगेगा, यानी यहां से लेके यहां तक लगेगा, तो mg फोर्स, और इस फोर्स का इधर की तरफ जो कंपोनेंट है वो कितना देगा स्टूडेंट्स, इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना देगा x कितना देगा 2x, क्योंकि mg तो कंप्लीट मोशन में लगेगा, तो कितना देगा आपके पास है 2x। अब ये वर्क डन प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस, क्यों, क्योंकि mg sin थीटा भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो ये आपके पास प्लस हो गया। इसके बाद में फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, यहां से इस पर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा, तो अपन जानते हैं F इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू एन, तो म्यू एन क्या होता है mg cos थीटा। NLM और फ्रिक्शन वाले में मैंने कई बार आपको बता रखा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, म्यू mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, x। अब एक बात, तो ये वर्क डन प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो माइनस हो गया, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही 0 है। इसके बाद में इसको मैं लिख सकता हूं, देखो mg से mg को कैंसिल आउट कर दो, x से x को कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा, माइनस का उधर की तरफ चला जाएगा तो प्लस का देगा, इक्वल टू कितना देगा आपके पास में, म्यू cos थीटा, तो यहां से आपके पास में म्यू इक्वल टू कितना देगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना वर्क एनर्जी थ्योरम है, यहां तक अपन ने कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद में अगले लेक्चर पर अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से क्रैश कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और हर एक बात को आप ध्यान से सुन रहे होंगे। आपको बार बार बता चुका हूँ, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है क्रैश कोर्स में,
ये लॉन्ग टर्म कोर्स नहीं है, ये क्रैश कोर्स है, और जिसमें ऑलमोस्ट 56 लेक्चर्स के अंदर अपने को जो पूरी फिजिक्स है वो रिवाइज करवानी है। और मेरी कोशिश ये है कि जो मैक्सिमम टॉपिक्स है उनको मैं टच करूं। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन शायद ऐसा नहीं होगा जो अब तक मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए उनसे बाहर आएगा। ठीक है ना? आप जुड़े रहिए, बिल्कुल रेगुलरली आप कंटिन्यूसली आप क्लासेज जब वो अटेंड करते रहिएगा, बिल्कुल एक में शांत माहौल में। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है ना? बाहर नहीं घूमना है, लॉकडाउन का आपको अच्छे से पालन करना है। थैंक यू वेरी मच।